हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान ला के मन ला के सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोग के। फिर से हमारा नया लेक्चर आ गया है और आज के इस लेक्चर में हम लोग पार्ट 5 करने वाले हैं। प्रकाश के प्रवर्तन का लेक्चर नंबर 4 तक कर चुके थे और आज पार्ट 5 करने वाले हैं। क्या सर? प्रकाश का प्रवर्तन का। ठीक है सर, प्रकाश का परावर्तन सर, प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 5 करने वाले हैं। प्रकाश के प्रवर्तन, एक मिनट आराम से, हाँ, प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 5 करने वाले हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ध्यान लगा के और सुनेंगे। पीछे का लेक्चर आप लोग रिवाइज कर लिए होंगे। अब हम लोग का यहाँ से नया टॉपिक चालू हो रहा है। ठीक ना सर? क्या टॉपिक है? दर्पण। टॉपिक का क्या नाम है सर? टॉपिक का नाम है दर्पण। दर्पण सर, हम लोग का क्या स्टार्ट हो रहा है? नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम क्या है? दर्पण। जिसका नाम क्या है? दर्पण है सर। यस सर, अब हम लोग करेंगे नया टॉपिक। चलिए पहले हम टॉपिक निकाल लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। सर दर्पण, कल हम लोग बहुत सी चीज़ पढ़ते थे। पार्श्व विपरिवर्तन क्या है, विपरिवर्तन क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताइए, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग कर चुके थे। जो बच्चे नहीं किए हैं प्लीज़ पीछे वाला लेक्चर लगाइएगा, फिर ही आइएगा, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक ना? चलिए चलते हैं सर दर्पण के बारे में। दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सर क्वेश्चन यही आउट होता है। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही पे बन जाएगा कि आखिर दर्पण कहते किसे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही पे बन जाएगा कि दर्पण कहते किसे हैं। है क्या ये दर्पण सर? ये दर्पण है क्या? ये दर्पण है क्या? कहते किसे हैं? हाँ, दर्पण कहते किसे हैं? तो इसका सीधा और सिंपल अंतर है। वैसा लिखेंगे, वैसा, साथ में लिखते रहिए, इसको फिर समझाते हैं हम। वैसा चिकना तथा चमकीला सतह, तथा चमकीला सतह जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम का पालन करे, जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का, क्या लिखे? वैसा चिकना तथा चमकीला सतह जो प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करे तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंजित हो या फिर अवश्य ही रंगा हुआ हो। सर रंजित क्या होता है? रंजित मतलब रंगा हुआ ही, रंगा हुआ हो, उसे दर्पण कहते हैं। उसे दर्पण कहते हैं। सर आप दर्पण का परिभाषा क्या लिखा है? वैसा चिकना तथा चमकीला सतह, वो एक चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करता हो। किसका पालन करता हो सर? जो प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करता हो, तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंजित हो, मतलब रंगा हुआ हो। इसका एक भाग देखेंगे आप आईना में, शीशा का एक भाग रंगा हुआ रहता है पीछे से। आप शीशा कभी टूटा हुआ रहेगा ना तो उसको देखिएगा पीछे से रंगा हुआ रहता है। जिसका एक भाग अवश्य ही रंजित हो उसे दर्पण कहते हैं। अब ये सर क्या है? जो बच्चे पीछे का लेक्चर नहीं लगा है, प्रकाश के परिवर्तन का नियम, ये कौन सा नियम है सर? तो पीछे वाले लेक्चर में पढ़ाए हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है सर? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित, एक मिनट क्या बोले हम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही समतल सतह पे होते हैं। और दूसरा सर, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है सर, यही नियम था 2, पीछे के क्लास में हम लोग लगा चुके हैं। ठीक है ना? अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो लिखिएगा, दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं? दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के होते हैं।
दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं सर? तो दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। चलिए सर पहला दर्पण देखते हैं। पहला दर्पण सर, पहला होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण। सर दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। देखिए आपके एग्जाम में पूछे तो हम 2 ही प्रकार का बताएंगे, अवतल समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। एग्जाम में पूछ दे कि दर्पण कितने प्रकार के, तो दर्पण 2 ही प्रकार के, ठीक ना, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। हम एक्स्ट्रा आपको एक बता रहे हैं, इसको बोलते हैं परवलयीय दर्पण। क्या बोलते हैं सर? परवलयीय दर्पण। क्या बोलते हैं? परवलयीय दर्पण। ये हम एक्स्ट्रा आपको एक बताए, ये हम क्या किए? एक्स्ट्रा आपको बताए, ठीक ना। लेकिन आपको एग्जाम में जब भी पूछे कि दर्पण कितने प्रकार के, तो सीधा लिखना है सर कि दर्पण 2 प्रकार के, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। सर परवलयीय दर्पण क्यों नहीं? अब देखिए हमको 10th में मात्र यही दोनों के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में सर? समतल दर्पण के बारे में और गोलीय दर्पण के बारे में। ये परवलयीय दर्पण के बारे में हम लोग 11th क्लास में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। 12th क्लास में पढ़ेंगे। 12th क्लास में हम लोग परवलयीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। वैसे मुख्यतः दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के सर, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। लेकिन एक तीसरा और होता है परवलयीय दर्पण, आप लोग याद रखिएगा, ठीक। लेकिन एग्जाम में 2 ही लिखना है। अब सर सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे सर? समतल दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग समतल दर्पण के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आई होप आप सभी लोग इसको नोट कर लिए होंगे। इसको मिटाते हैं, उसके बाद चलते हैं सर समतल दर्पण के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा। चलिए सर सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि समतल दर्पण क्या है, ठीक। टॉपिक का नाम हो गया क्या? दर्पण ही चल रहा है। मान लीजिए टॉपिक का नाम तो दर्पण ही है भाई, दर्पण, और इसमें भी समतल दर्पण। क्वेश्चन यहां पे आउट होगा क्या? पहला क्वेश्चन फिर यहां बन गया सर कि समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। इसका हम लोग क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे। समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। जल्दी से बता दीजिए जो बच्चे को पता है कि सर आखिर समतल दर्पण किसे कहते हैं। सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा आंसर है। तो सीधा बात है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। अब सर परावर्तक सतह क्या होता है? पीछे का लेक्चर लगाइए, ठीक ना। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। समझे ना? हम क्या बताएं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे, ठीक ना। आई होप आप सभी लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आई होप आप सभी लोग को बहुत बढ़िया से इस चीज़ को समझ गए होंगे कि आखिर समतल दर्पण किसे कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं, ठीक ना। इसमें इसका क्या है? इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब
अब सर ये काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, पीछे वाले लेक्चर में जाइए। काल्पनिक प्रतिबिंब, वैसे पीछे वाले लेक्चर में हम बताए थे कि जब किरण रख पढ़ाएंगे तो एक बार और प्रतिबिंब के बारे में आपको बताएंगे। इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है सर, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तथा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, याद रखना है। सर वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तथा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर बनता है। प्रतिबिंब कैसा, जो भी प्रतिबिंब बना, आप समतल दर्पण किसे कहते हैं, आप लोग जो आईना यूज करते हैं ना उसी को समतल दर्पण कहते हैं। आप चले जाइएगा आईना के सामने, आप जितने बड़े हैं उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि सर हम तो इतने बड़े हैं मेरा प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो समतल दर्पण किसे कहेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। और इसमें जो प्रतिबिंब है वो हमेशा वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है तथा वस्तु से समान दूरी पे बनता है, ये भी याद रखना है। तथा वस्तु से समान दूरी पे बनता है, वस्तु से समान दूरी पे बनता है, दूरी पे बनता है। अच्छा, मतलब सर वस्तु से समान दूरी पे बनता है, मतलब वस्तु अगर जो आईना से 5 मीटर आगे है तो पीछे भी प्रतिबिंब भी आईना से 5 मीटर पीछे ही बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, जैसे कि ये एक समतल दर्पण है जिसका परावर्तक सतह क्या है सर, समतल है। यस सर, ये एक समतल दर्पण है जिसका परावर्तक सतह समतल है। यहाँ पे मान लीजिए हम खड़ा कर दिए विनोद को, किसको खड़ा कर दिए सर, यहाँ पे हम खड़ा कर दिए विनोद को। अब विनोद यहाँ पे खड़ा है, मान लीजिए इसका प्रतिबिंब बन रहा है। अब ये मान लीजिए आईना से 5 मीटर की दूरी पे खड़ा है, ठीक ना, आईना से 5 मीटर की दूरी पे खड़ा है। इसका लंबाई मान लीजिए 5 फीट है, 5F से लिख देते हैं, 5 फीट है, ठीक ना। इसका लंबाई क्या है, 5 फीट है। तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो भी आईना से 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, ठीक ना। और जितना बड़ा विनोद है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। अगर जो विनोद का लंबाई 5 फीट का है, विनोद कितना फीट का है, 5 फीट का है, तो इसका लंबाई भी 5 ही फीट का होगा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वही बताए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। आप देख रहे हैं इसका परावर्तक सतह समतल है, यस सर, उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, ठीक ना। तथा दर्पण के पीछे, हाँ, तथा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। 5 फीट का वस्तु है तो प्रतिबिंब भी 5 ही फीट का बनेगा। तथा वस्तु से समान दूरी पे बनता है। अगर जो वस्तु 5 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी आईना के पीछे 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि आखिर समतल दर्पण है क्या सर, समतल दर्पण कहते किसे हैं। समझ में आ गया ना, सभी बच्चों को समझ में आ गया ना कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। समझ गए सभी बच्चे समतल दर्पण। यस सर, हम लोग समतल दर्पण क्या कर गए, समझ गए। अब तो आगे चलिए सर, चलिए आगे चलते हैं। चलिए ठीक, समतल दर्पण के बारे में अभी कुल इतना ही याद रखना है। समतल दर्पण के बारे में अभी इतना ही आपको याद रखना है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, रफ करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए एक चीज पहले बता दीजिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक समतल दर्पण के सामने, एक समतल दर्पण के सामने, आप भी लोग लिखिएगा, एक समतल दर्पण के सामने क्या लिखे सर,
एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्या लिखे, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर के दूरी पर 4.5 फीट, क्या लिखे सर, 4.5 फीट का एक आदमी खड़ा है। एक आदमी खड़ा है। हम क्या बताएं सर, एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 4.5 फीट का एक आदमी खड़ा है। इसमें बना प्रतिबिंब खड़ा है, ठीक ना। तो बताइए, तो बताएं क्या बताना है सर। तो क्या बताना है सर, सर बताना है पहला नंबर आपको क्या बताना है, प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना होगा। पहला ये बताना है, जो प्रतिबिंब बनेगा उसका ऊंचाई कितना होगा। प्रतिबिंब का ऊंचाई, पहला आपको बताना है प्रतिबिंब का ऊंचाई। दूसरा सर आपको क्या बताना है, आदमी से प्रतिबिंब की दूरी। जरा ध्यान दीजिएगा, आदमी से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, आदमी से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। आपको ये सारे कुछ चीज़ें बतानी है। कह रहा है कि एक समतल दर्पण के सामने, जो कहा हम यहाँ करते हैं, ठीक ना, एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 4.5 फीट का आदमी खड़ा है। जैसे कि ये एक समतल दर्पण है, यस सर, ये क्या है, समतल दर्पण है। एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना सेंटीमीटर की दूरी पर सर, 15 सेंटीमीटर, ठीक ना, ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आदमी खड़ा है, एक आदमी खड़ा है जिसका लंबाई कितना है, 4.5 फीट, 5 फीट। तो कह रहा है, तो बताइए प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या होगा। सर सबसे पहले अभी तुरंत हम लोग पढ़े समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण में हम लोग ये पढ़े कि जितना बड़ा प्रतिबिंब उतना बड़ा, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। तो वस्तु सर कितना बड़ा है, 4.5 बड़ा, 4.5। तो पहले हम लोग समतल दर्पण में क्या क्या पढ़े सर, जितना भी दर्पण से जितना दूर वस्तु है उतना दूर पीछे दर्पण के प्रतिबिंब बनेगा। कितना दूर है सर, 15 सेंटीमीटर। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 15 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। यस सर, 15 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, दर्पण के 15 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। यस सर, लिख दिए। अब जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब, 4.5 फीट का वस्तु है तो प्रतिबिंब भी कितना बनेगा, 4.5 फीट का प्रतिबिंब बनेगा। यस सर, ये चीज समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या पूछा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बताइए। तो जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, तो वस्तु का लंबाई 4.5 फीट, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 4.5 फीट ही हो जाएगा। दूसरा देखिए सर, आदमी से प्रतिबिंब की दूरी तुरंत बता देगा सर 15 सेंटीमीटर। नहीं देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कहा है, आदमी से प्रतिबिंब की दूरी। सर जो आदमी है उससे प्रतिबिंब की दूरी पूछा है, ना कि आईना की। यानी सर आदमी से प्रतिबिंब की दूरी कितना है सर, आदमी तो दर्पण से 15 सेंटीमीटर इधर खड़ा है। यस सर, और प्रतिबिंब बन भी कहाँ रहा है, दर्पण से 15 सेंटीमीटर उधर। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई सर, 30 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर। दूसरा में पूछा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताइए। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या है सर, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। समझ में आया, जल्दी से बता दीजिए समझ में आया कि नहीं। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए ये हो गया, इसको रहने देते हैं। अब समतल दर्पण के बारे में इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना, इतना ही पढ़ना है। आगे चल के अभी थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी समतल दर्पण के बारे में इतना ही पढ़ना है।
ठीक है ना। समतल दर्पण के बारे में इतना ही पढ़ना है, आगे चल के थोड़ा सा और पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए भी इतना रहने देते हैं। अब चलते हैं सर, समतल दर्पण तो पढ़ लिए, अब क्या बचा है सर? अब बचा है गोलीय दर्पण, क्योंकि 3 को लिखवाए थे। आपसे जब भी एग्जाम में पूछे तो क्या करना है सर? हमसे जब भी एग्जाम में पूछेगा कि दर्पण कितने प्रकार के, तो दर्पण 2 प्रकार के, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। लेकिन सर आप तो 3 लिखवाए हैं, परवलय दर्पण भी, लेकिन परवलय दर्पण को आपके बुक में नहीं है, इसलिए उसको नहीं जोड़ना है। अभी फिलहाल 2 ही प्रकार के दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण पढ़ लिए, अब आ गया गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सर? ये गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का बना हो। क्या लिखेंगे सर? इसको समझाते हैं बढ़िया से, टेंशन मत लीजिए। उत्तर, ऐसा दर्पण, वैसा दर्पण लिखिए, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का बना हो। क्या बोले? खोखले गोले का बना हो, ठीक ना। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का बना हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या लिखे सर गोलीय दर्पण में? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का बना हो। खोखले गोले का मतलब सर अभी समझाते हैं इसके बारे में, एकदम टेंशन मत लीजिए। सर खोखला गोला किसे कहते हैं? पहले आप लोग याद रखिए खोखला गोला किसे कहेंगे। सर खोखला गोला क्या होता है? अरे अब बॉल देखें, बॉल, प्लास्टिक का बॉल। यस सर, प्लास्टिक का बॉल को काटेंगे तो क्या होगा सर? उसके अंदर वो गैप रहता है। अब लोहा का गेंद कैसा रहता है सर? लोहा का गेंद तो पूरा अंदर से लोहा भरा रहेगा। लेकिन अगर जब हम प्लास्टिक का गेंद बोले, तो प्लास्टिक का गेंद को कभी कटा हुआ देखे होंगे, तो अंदर में खोखला रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, तो वही होता है खोखला गोला। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का बना हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। समझे? पहला होता है सर अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो कोई पूछे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का बना हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक ना, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। पहले अवतल दर्पण को समझ लेते हैं, फिर उत्तल दर्पण को समझ लेते हैं, फिर दोनों के बारे में एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के दोनों के बारे में समझेंगे, ठीक ना, दोनों के बारे में डायग्राम बना के समझेंगे, ठीक है। अभी बढ़िया से इसको अभी बढ़िया से समझना है, अभी तो सिर्फ हेडिंग लिखवाए हैं। तो पहले आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि आखिर ये अवतल दर्पण किसे कहते हैं, यहीं पे लिखेंगे, यहीं पे लिखेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। आप लोग हो सके तो हेडिंग बना लीजिएगा, अवतल दर्पण किसे कहते हैं और फिर उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक। इंक है क्या मार्कर का? देखा तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर
धसा हुआ हो। क्या किया हो सर? धसा हुआ हो, धसा हुआ हो। हम क्या बताएं? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धसा हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। आप क्या बताएं सर? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धसा हुआ हो उसे डाला कहेंगे। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धसा हुआ हो, कौन सा दिया हमको? तो अभी ये वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये सर अंदर की ओर धसा हुआ क्या होता है? अंदर की ओर धसा हुआ होता है जैसे कि ये, एक मिनट दिख रहा है कि नहीं भाई आप लोग को? सर ये है, इसको बाहर से रंजित किया हुआ है और ये अंदर की तरफ क्या है? धसा हुआ है। अंदर की तरफ क्या है? धसा हुआ है। तो वैसा दर्पण, एक मिनट हम कैमरा में देख लें। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर दिख रहा है, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धसा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अंदर की तरफ से आप देख रहे हैं, इसका प्रवर्तक सतह कैसा अंतर? समतल का क्या था सर? समतल का ऐसा था, ये बाहर से रंजित किया हुआ है, ये था समतल सर, ये धसा हुआ था नहीं, ये एकदम समतल था। लेकिन अवतल दर्पण में क्या है? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धसा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं, जो देखने में कुछ ऐसा लगता है। इसके बारे में अभी और जानेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। फिर सर ये क्या है सर? वैसा दर्पण, उत्तल दर्पण क्या कहेंगे? वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह, जिसका प्रवर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह ऊपर की ओर उभरा हुआ हो, ऊपर की ओर उभरा हुआ हो, ठीक ना? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह ऊपर की ओर क्या हो? उभरा हुआ हो, जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो उसे वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ में आया कि सर वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उभरा हुआ हो। सर ऊपर की ओर उभरा हुआ क्या मतलब? जैसे कि देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव, कॉनकेव, और इसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। सर इंग्लिश के तरीका से भी आपको इसको याद रख सकते हैं। सर कॉनकेव, केव मतलब समझते हैं ना सर? केव मतलब क्या होता है? गुफा। तो सर ये क्या है? ये कुछ गुफा की तरह है। क्या है? गुफा की तरह है। और ये कॉन्वेक्स हो गया, देखिए कॉन्वेक्स हो गया हमारा, कॉन्वेक्स ऐसा हो जाएगा। कॉन्वेक्स क्या हो जाएगा? ऐसा। सर इसका रंजित किया हुआ होगा अंदर से, ये क्या किया है? अंदर से रंजित किया हुआ है। ये कुछ इधर से ऊपर की तरफ उभरा हुआ रहता है, ऊपर की तरफ उभरा हुआ रहता है, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है। समझ में आ गया? तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह, इसको ब्रैकेट में डाल लीजिए भाई, इंग्लिश वर्ड है, ठीक। तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो तो उसे अवतल दर्पण कहेंगे, और वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह ऊपर की ओर उभरा हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? उसे सर हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण कहेंगे। तो समझ में आ गया अवतल दर्पण कैसा होता है? देख रहे हैं कि ये बाहर से रंजित किया हुआ है और ये अंदर धंसा हुआ है। और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या हो गया सर? ये अंदर की तरफ रंजित है और ऊपर से उभरा हुआ है, ठीक ना? तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण, और वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह ऊपर की ओर उभरा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? और उत्तल दर्पण कहेंगे। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पॉइंट को जानेंगे, उसके बाद गोलीय दर्पण के बारे में, गोलीय ही दर्पण चलेगा पूरा चैप्टर, ठीक ना? जो था वो खत्म हो गया, समतल दर्पण के बारे में उतना ही पढ़ना था, अब पूरा चैप्टर सिर्फ गोलीय दर्पण चलेगा, ठीक। तो गोलीय दर्पण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले वो जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो पहले आप लोग ये लिख लीजिए, वीडियो पोस्ट करके लिख लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको रफ कर देते हैं, या फिर इतना धीरे धीरे पढ़ा भी रहे हैं कि आप लोग साथ में लिख ले रहे होंगे।
नोट्स बनाते चलिए और पीछे का रिवीजन करते चलिए, जो भी है आगे की तरफ मत बोझ दीजिएगा कि सर आगे रिवीजन कर लेंगे, सब याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अभी। सर टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। गोलीय दर्पण से गोलीय दर्पण से संबंधित गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण, देखिए महत्वपूर्ण यहीं पे लिख दिए, तो महत्वपूर्ण लिख दिए तो एकदम महत्वपूर्ण जैसा इसको देखना है। कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्या क्या बात है सर? कुछ महत्वपूर्ण बात, कुछ महत्वपूर्ण बात क्या क्या है सर? तो पहला है ध्रुव। पहला क्या है सर? ध्रुव। ये क्या है सर? ध्रुव। इसको पढ़ेंगे अभी, टेंशन मत लीजिए। दूसरा क्या है सर? दूसरा है वक्रता केंद्र। ये क्या है सर? सब के बारे में पढ़ेंगे अभी। वक्रता केंद्र। सर तीसरा क्या है सर? तीसरा भी बता दीजिए। तीसरा हो जाएगा फोकस या फिर वक्रता त्रिज्या, पहले लिख लीजिए, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है सर। चौथा क्या है सर? चौथा लिख लीजिए फोकस, सब के बारे में पढ़ना है सर। पांचवा लिख लीजिए सर। पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा आपका फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या हो जाएगा सर? फोकस दूरी। सर छठा क्या हो जाएगा? प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, ठीक ना। और सर सातवां क्या हो जाएगा? सातवां याद रखना है सर, द्वारक। तो ये सातों चीज के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सातों चीजों के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे क्या करेंगे? बढ़ेंगे। तभी जाके हमको गोलीय दर्पण और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जब तक ये सातों चीज़ों को बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तब तक गोलीय दर्पण बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम लोग ये सातों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमको गोलीय दर्पण बढ़िया से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग सर किसके बारे में पढ़े? पहले हम लोग वक्रता केंद्र के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक ना। कहीं से भी शुरू कर सकते, 2 नंबर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? ये वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र ये क्या है सर? वक्रता केंद्र आखिर है क्या? पहला नंबर में हम लोग क्या पढ़ते हैं सर? पहला नंबर में हम लोग पढ़ रहे हैं वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र है क्या? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, याद कीजिए हम क्या बताए थे सर? ये होता है सर, ये एक ऐसा होता है बाहर की तरफ रंजित किया हुआ, ये सर उत्तल दर्पण हो गया ये सर। और अवतल कैसा होता है सर? अवतल ऐसा होता है। यानी सर ये एक तो गोले का बना हुआ है, ये किस चीज का बना होता है? एक गोले का बना होता है। यस सर, एक गोले का बना होता है। जैसे कि हम मान लीजिए अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण किसका बना है सर? एक खोखले गोले का बना हुआ है। गोला कुछ ऐसा होगा, ये गोला कुछ ऐसा होगा, तो इस गोले का ही बना हुआ है। तो दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, इस गोले के केंद्र को ही, इस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आया वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोले, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, ये खोखला गोला है, इसका भाग है दर्पण, ये खोखला है, ये दर्पण है, तो दर्पण जरूर ही एक खोखला गोला का बना होगा। तो ये सर एक खोखला गोला है, और इसी खोखले गोले का जो केंद्र है उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो लिखेंगे दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, खोखले गोले का, क्या लिखे? दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, क्या लिखे हम? दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, गोले के मुख्य बिंदु को ही, उस गोले के क्या लिखे?
उस गोले के केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उस गोले के केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तरह समझ में आएगा। डायग्राम भी बना के समझा दिए कि सर अगर जो ये दर्पण है तो दर्पण जरूर एक खोखला गोला का बना होगा। सर इस गोला में एक बिंदु होगा, इस गोला का एक केंद्र होगा और इसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, ये आप डायग्राम चाहे तो बना भी लीजिएगा, ठीक ना, बना ही लीजिएगा। दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं। समझ में आ गया? उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। सर वक्रता केंद्र के बाद दूसरा समझा दीजिए। सर उसके बाद आता है दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव। ये ध्रुव क्या होता है सर? तो दर्पण के मुख्य बिंदु के दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या लिखेंगे? दर्पण के मुख्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण के मुख्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक ना। इसे P से सूचित किया जाता है। इसे लिखिएगा, ये वक्रता केंद्र को भी लिख लीजिएगा। तो वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं। इसको सूचित करते हैं इसे C से। किससे? C से सूचित करते हैं। लिख लीजिएगा, इसे C से सूचित करते हैं। और दर्पण के मुख्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं। इसे P से सूचित करते हैं। समझ में आ गया? इसे किससे सूचित करते हैं सर? इसको हम लोग P से सूचित करते हैं, ठीक ना सर। कैसा होता है? जैसे मान लीजिए दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है। तो इसका मुख्य बिंदु सर, इसका बीच का जो बिंदु है, दर्पण का जो बीच का बिंदु है, इसको P, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मुख्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के मुख्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद सर ध्रुव भी समझ में आ गया सर। उसके बाद 3 नंबर प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? प्रधान अक्ष। सर ये प्रधान अक्ष क्या है? प्रधान अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण जिस वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गोलीय दर्पण के, लिखेंगे गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। हाँ समझे कि प्रधान अक्ष किसे कहते हैं सर? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। मतलब सर जैसे कि मान लीजिए एक दर्पण है, अवतल दर्पण है। यस सर, ये क्या है? अवतल दर्पण है। थोड़ा इसको सही बनाते हैं। मान लीजिए ये क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है सर? ये एक अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में ये एक खोखले गोले का बना होगा। तो जिस खोखले गोले का बना होगा, मान लीजिए उसका बिंदु ये है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको C से सूचित किया जाता है।
और यहाँ पर कहीं ना कहीं P होगा ध्रुव, यस सर, दर्पण का मुख्य बिंदु, यस सर। तो इन दोनों बिंदु से होकर जो रेखा जाती है, सॉरी मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है ना, इस दोनों बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। सारा डायग्राम बनाते चलिएगा, हम मिटा रहे हैं डायग्राम क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, आपके पास जगह है, बनाते चलिएगा। प्रधान अक्ष, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे। क्या लिखे सर प्रधान अक्ष का डिफिनेशन? प्रधान अक्ष का डिफिनेशन हम लोग लिखे कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। तो आई होप आप सभी लोग को प्रधान अक्ष भी समझ में आ गया है, ठीक ना, नोट किए। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 3 गो पॉइंट जान लिए, और कोई पॉइंट बच गया सर? और 4 पॉइंट हमारे पास बच गया है, और 4 पॉइंट हमारे पास बच गया है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट आप लोग लिखिए, द्वारक किसे कहते हैं? द्वारक क्या होता है? इसको मिटा देते हैं क्या? इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाले को मिटा देते हैं। 6 आप लोग लिख ही लिए होंगे सातों। सर उसके बाद आप लिखवा दीजिए, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर यहां लिखते हैं द्वारक। ये किस चिड़िया का नाम है सर? द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं? द्वारक किसे कहते हैं? तो दर्पण के चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं, याद रखिएगा। दर्पण के चौड़ाई को, दर्पण के चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो जो दर्पण का चौड़ाई होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के चौड़ाई को ही हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे सर, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, एक उत्तल दर्पण बना देते हैं। ये मान लीजिए उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। तो सर इस दर्पण का कुछ चौड़ाई होगा, यस सर, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? द्वारक। सारा डायग्राम होना चाहिए द्वारक का भी, ठीक ना। तो दर्पण के चौड़ाई को ही दर्पण का क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। दर्पण के चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ही आसान पॉइंट था, ठीक ना, बिल्कुल ही आसान पॉइंट था। चलिए इसको रफ कर देते हैं। सर चौथा पॉइंट भी हो गया। 5वां पॉइंट क्या बोल रहे थे सर? 5वां पॉइंट आप क्या बोल रहे थे? तो 5वां पॉइंट था कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, ये किस चिड़िया का नाम है सर? सर ये चिड़िया का नाम नहीं है, ये फिजिक्स का कुछ टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या बोले सर? गोलीय दर्पण के, या फिर दर्पण के, लिखा सीधा, दर्पण के वक्रता केंद्र दर्पण के वक्रता केंद्र तथा दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोले सर? दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। समझ में आया वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? यस सर, वक्रता त्रिज्या भी हम लोग को समझ में आ गया। किसे कहते हैं सर? जैसे कि मान लीजिए ये दर्पण है, ये दर्पण है, यस सर। तो सर ये दर्पण है, यहाँ पे इसका क्या होगा? ध्रुव होगा, यस सर। यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका सी होगा। तो सर इससे जो रेखा जाती है उसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं, ये भी पढ़ चुके। लेकिन अब सर ये लिख लीजिएगा, इसको आर से सूचित किया जाता है। सूचित करने का तरीका क्या है? सूचित आर से करते हैं, बड़ी आर से, ठीक ना सर। अब इस वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या ये है दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है ना,
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये भी डायग्राम बना ही लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक ना। सर दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आर से सूचित करते हैं, बड़ी आर से, इसको बड़ी आर से सूचित करते हैं। आई होप आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। समझ गए। चलिए रफ करें, उसके बाद आगे चलते हैं। रफ कर देते हैं, इधर देखो ये वाला ये रफ कर देते हैं, तब हम 7वां नंबर लिख लेंगे। सर 7वां नंबर सर 7वां नंबर पे क्या आ जाता है, 7वां नंबर पे आ जाता है एक मिनट, 7वां नंबर ही ना जी, 3 गो 4 गो 5 गो 6ठा 7वां। हम वहाँ कौ गो लिखवाए थे आप लोगों को, अभी 6ठा नंबर में पढ़ेंगे यार, 7वां बोल रहे हैं हम, 6ठा नंबर में पढ़ेंगे। 6ठा नंबर पढ़ लेते हैं कि सर फोकस किसे कहते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, दर्पण का फोकस किसे कहते हैं, फोकस का 3-4 गो नाम है। फोकस, इसको फोकसांतर भी बोलते हैं, फोकसांतर या नभ्यांतर भी बोलते हैं, नभ्यांतर। तो इसका 3-3 गो नाम है भाई, याद रखिएगा, इसका 3-3 गो नाम है, याद रखिएगा। हम नीचे का सारा मिटा ही देते हैं, नीचे का ये 2 है, ये भी मिटा ही देते हैं, आप लोग लिख ही लिए होंगे। चलिए सर, फोकसांतर या नभ्यांतर किसे कहते हैं, तो लिखेंगे गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरणें गोलीय दर्पण के परिवर्तन के बाद गोलीय प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के, लिखे गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरण प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु को, जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। समझ में आ गया फोकस किसे कहते हैं? सर कहाँ समझ में आया सर, लंबा चौड़ा लिख दिए। लेकिन सर एक चीज़ हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि ये जो आप ये जो लिखे ये थोड़ा थोड़ा प्रतिबिंब के परिभाषा जैसा मिल रहा है। हाँ, क्या लिखे कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के आती समानांतर किरणें प्रकाश के परिवर्तन के बाद, हम डायग्राम के साथ सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपके पास एक अवतल दर्पण, ठीक, ये इसका क्या है, प्रधान अक्ष है सर।
ये इसका क्या है सर, ध्रुव है। यहाँ पे मान लीजिए कहीं C है वक्रता केंद्र, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है सर, वक्रता त्रिज्या है। इसका चौड़ाई क्या है, ये जो इसका चौड़ाई है दर्पण का, इस दर्पण के चौड़ाई को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। सर गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरणें, मान लीजिए प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से भी कोई किरण आया, प्रधान अक्ष क्या आती है, समानांतर किरणें प्रकाश के परिवर्तन के बाद। सर ये समानांतर आ रही है, यहाँ शीशा में टकराई और टकरा कर इधर चली आई, ठीक है सर, ये भी टकराई और टकरा के इधर चली गई, यस सर। तो गोलीय दर्पण के समानांतर आती किरणें प्रकाश के परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है, आप देखिए यहां से टकराई और प्रधान अक्ष का ये बिंदु पे मिली, ये प्रधान अक्ष है सीधा, इसके ये बिंदु पे मिली, ये भी समानांतर किरणें आई, यहां पे आके मिली। तो जिस बिंदु पे मिली इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसे F से सूचित करते हैं, इसे F से सूचित करते हैं, करते हैं। आई होप आप सभी लोग को फोकस दूरी भी समझ में आ गया होगा। फोकस दूरी क्या है, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरणें। क्या लिखा है सर कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के आती समानांतर किरणें प्रकाश के परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। और फोकस को F से सूचित किया जाता है, जहाँ पे आपको डायग्राम भी बना के हम दिखा दिए हैं, ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। चलिए डायग्राम हम रफ करते हैं, बाकी चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फोकस दूरी। क्या है सर, फोकस दूरी 7 नंबर। सर ये फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो फोकस दूरी बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही आसान है। फोकस दूरी क्या कहेंगे, दर्पण के फोकस, दर्पण के फोकस से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव यानी P, ध्रुव के बीच की दूरी को, के बीच के दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं, दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। क्या लिखा है सर, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, यस सर ये दर्पण है, इस दर्पण में ये प्रधान अक्ष है सर, यहाँ पे कहीं ना कहीं ध्रुव होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका वक्रता केंद्र होगा, ठीक है ना। और मान लीजिए यहाँ से कोई आपतित किरण आई और परिवर्तन के बाद यहाँ कट गई, यहाँ से कोई आपतित किरण आई परिवर्तन के बाद यहाँ कट गई, तो जिस बिंदु पे कटी वो क्या हो गया सर, फोकस हो गया। तो दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, ये जो दूरी है, ये जो दूरी हम अभी दिखाए, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, ये दूरी दर्पण और फोकस के ध्रुव के बीच की दूरी को, दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना। दर्पण तथा फोकस के बीच की दूरी को, दर्पण के फोकस दूरी तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको रफ करते हैं और एक डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम के मदद से जितना भी आपको 7 पॉइंट बताए हैं उस 7 पॉइंट का एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या 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 है। चलिए इसको रफ करते हैं। सारे लोग बढ़िया से सारा डायग्राम बनाते चलिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है आप लोगों का। चलिए सर एक टॉपिक बनाते हैं,
एक टॉपिक के मदद से एक डायग्राम बनाते हैं, उत्तल दर्पण का भी अवतल दर्पण का भी, और दोनों में समझेंगे कि आखिर दोनों में प्रधान अक्ष क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, फोकस क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, सबके बारे में समझेंगे। ठीक ना, ये बोर्ड सूख गया। चलिए, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक बनाते हैं अवतल दर्पण। सर आप एक बड़ा सा अवतल दर्पण यहाँ पे क्या किए, बना दिए। एक मिनट, इसको और सही से बनाते हैं। ठीक, ये हो गया एक अवतल दर्पण, जो कि क्या है सर, बाहर से रंजित किया हुआ है। ये क्या है सर, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। सर इसको लिखना है? नहीं नहीं नहीं, चाटना है। क्या करना है, चाट जाइए, यहां से जीभ लगाइए और चाट जाइए। ठीक ना, लिखना है, लिखिएगा नहीं तब। सर उसके बाद से एक ये है, एक ये है सर हमारा उत्तल दर्पण। ये है सर हमारा उत्तल दर्पण। थोड़ा और इसको एक्यूरेट बनाते हैं। बोर्ड है ना तो थोड़ा सा स्लिप करता है, सीधा नहीं बन पाता है। ठीक है सर, ये हो गया हमारे पास उत्तल दर्पण, जो कि सर इधर से रंजित किया हुआ रहता है। यस सर, यहां क्या लिख देते हैं, उत्तल दर्पण। अब सर हमको क्या पता है, प्रधान अक्ष के बारे में पहले पढ़े सर। प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो सर ये हो गया प्रधान अक्ष, इसके बीचों बीच एक जो लाइन जाएगा वो प्रधान अक्ष हो गया। सर सबसे पहले ये हो गया प्रधान अक्ष। उत्तल दर्पण में भी सर, हाँ ये प्रधान अक्ष होगा। उत्तल दर्पण में भी ये क्या होगा, प्रधान अक्ष होगा। यस सर। सर ये दर्पण एक खोखला गोला का बना होगा। यस सर, इस खोखले गोले का एक केंद्र होगा जिसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको सी से सूचित करते हैं। सर उत्तल दर्पण में भी होगा, हाँ जी यहाँ पे होगा, इसमें भी सी। ठीक है सर। उसके बाद सर दर्पण के मुख्य बिंदु को, मतलब दर्पण के बीच ये जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पी कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। इसको हम लोग पी कहेंगे, ध्रुव। आप लोग लिख लीजिएगा, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम वक्रता केंद्र। ठीक, ये भी हो गया हमारा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है सर, ये हो गया हमारा ध्रुव, और ये भी हमारा हो गया सर ध्रुव। ये भी ध्रुव और ये भी ध्रुव। ठीक है सर। अब क्या लिखे सर, अब ये हो गया सर ध्रुव, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है, ये हमारा प्रधान अक्ष है। इसको लिख लीजिए पहले, प्रधान अक्ष। और इसमें भी सर ये जो बड़ा वाला लाइन है, ये क्या है, प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष है। यस सर, सब चीज के बारे में समझा रहे हैं एक बार। और सर इन दोनों के बीच की जो दूरी है, सी और पी की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है सर, इसको आर से सूचित किया जाता है। तो सर इसमें भी होगा, हाँ सर, यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इसको हम लोग बड़ी आर से सूचित करते हैं। सर वक्रता त्रिज्या भी समझ में आ गया। ठीक सर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, एक पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया। अब सर फोकस के बारे में आप बताए थे। फोकस क्या होती है सर, फोकस पहले एक और जान लीजिए कि सर ये दर्पण का कुछ ना कुछ चौड़ाई होगा। यस सर, इस दर्पण के चौड़ाई को ही क्या कहते हैं, द्वारक। सर उत्तल दर्पण में भी होगा, हाँ सर, इसका कुछ ना कुछ चौड़ाई होगा, और इस चौड़ाई को ही क्या कहते हैं, द्वारक। सर ये भी पॉइंट समझ में आएगा, 5वां भी। सर फिर आप बताए थे कि इसमें क्या होता है, जब भी प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आती है, मान लीजिए ये किरण आई, आने के बाद प्रकाश के परिवर्तन के नियम से ये क्या करेगी, चली जाएगी। यस सर, तो प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पे मिलेगी उसे क्या कहते हैं, फोकस। इसको क्या कहेंगे, इस बिंदु को हम लोग कहेंगे फोकस। यहाँ लिख लीजिए, फोकस। ठीक, इसका और सारा नाम भी है, सारा नाम आपको बता चुके हैं। मान लीजिए सर इसमें तो किरण इधर से नहीं आएगी, सर इधर से थोड़ी किरण आएगी, इधर से आएगी, इधर से तो रंगा हुआ है। मान लीजिए किरण यहाँ से गई,
किरण यहाँ से गई। सर ये किरण यहाँ से गई लेकिन ये तो चल जाएगी इधर, किरण यहाँ से गई और ये तो चल जाएगी इधर, कटा ही कहाँ, यहाँ तो फोकस बना ही नहीं सर। बना, हम लोग यहाँ पर देखिए, हम इसलिए बताए थे यहाँ पे वास्तविक में कट रहा है, यहाँ पे कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे कटा होगा कहीं ना कहीं, ये एफ। अच्छा अब समझ में आया सर, वो जब प्रतीत कब से बोल रहे थे कि ये प्रतीत है क्या, अब समझ में आया। तो यही है प्रतीत, ये प्रतीत हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस। वैसे तो चला जाएगा इधर, लेकिन हम लोग प्रतीत करते हैं कि ये लाइन इधर कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में भी और चर्चा होगी आगे, टेंशन मत लीजिए, किरण आरेख पढ़ेंगे तो। ठीक है सर, फोकस भी समझ में आ गया। अब फोकस और ध्रुव के बीच में जो दूरी है, ये दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच में दूरी, इसको हम लोग बोलेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी समझ में आ गया, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी। सर वैसा ही उत्तल में भी होगा, फोकस दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी। तो यही हम आपको 6-7 पॉइंट, 7 पॉइंट बताए थे, यही हम आपको 7 पॉइंट बताए थे जो डायग्राम पे बना दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है VVI, ठीक है ना, VVI है, ठीक है ना। तो यही आपको 7 पॉइंट बताए थे, आई होप आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, तो सारा कुछ बता दिए सर, सारा कुछ हम एक बार बता दिए, इसको एक बार फिर से कल आप लोग रिवाइज कीजिएगा, एक लेक्चर को एक बार फिर से देखिए, ठीक है ना, एक इस लेक्चर को आप लोग फिर से देखिएगा। वैसे टाइम हो गया है, हमको भी जाना है भाई, थोड़ा एक जगह काम है, तो आज के लेक्चर को बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इतना कुछ पढ़ लिए हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। एक लेक्चर को इस बार फिर लगाइएगा, इस लेक्चर को एक बार फिर से लगा लीजिएगा, तो आई होप आप सभी लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट नीचे करके प्लीज़ एक बार बताया कीजिए कैसा लगा आपको, ठीक है ना। ये बताइएगा तो हौसला आता है कि चलो भाई बच्चों को अच्छा लग रहा है तो हम पढ़ा रहे हैं, तो वो मजा आएगा। तो आई होप आप सभी लोग को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत है तो इनसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।